अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मुनीज़े जहांगीर और आप देख रहे हैं प्रोग्राम स्पॉटलाइट। नाजरीन, अब तक मुल्क में जिन्होंने सबसे ज़्यादा सीटें ली हैं वो हैं पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के से मुंसलिक आज़ाद उम्मीदवार, जिनकी इस वक्त नेशनल असम्बली में, कौमी असम्बली में 92 सीटें मौजूद हैं। तहरीके इंसाफ के पास खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में 90 अराकीन मौजूद हैं। पंजाब असम्बली में तहरीके इंसाफ के हिमायत याफ्ता 138 लोग जो हैं वो कामयाब हो चुके हैं। ताहम तहरीके इंसाफ की तमाम तवज्जो सिर्फ केपी में हुकूमत साजी पर मरकूज। क्या इमरान खान जेल में बैठकर हुकूमत साजी का किरदार अदा कर सकेंगे, और क्या खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत वफाक के साथ ताउन करेगी, और क्या इस्टेब्लिशमेंट और तहरीके इंसाफ के दरमियान कोई राब्ते हो रहे हैं? यही हमारे आज के सबसे बड़े सवाल होंगे। और हम दीगर सियासी जमातों से भी बात करेंगे, हम अख्तर मेंगल साहब से बात करेंगे, हम जमात इस्लामी से बात करेंगे, चूँकि आज जमात इस्लामी के सरबरा जमात इस्लामी के अमीर सिराजुल हक ने इस्तीफ़ा दे दिया है। जो कारकर्दगी रही है जमात इस्लामी की वो अच्छी नहीं रही, और इसकी मिसाल माजी में भी मिलती है कि काजी हुसैन अहमद और मुनव्वर हसन ने भी माजी में जब कारकर्दगी जमात इस्लामी की बुरी रही तो उन्होंने इस्तीफ़ा दिया था। इस वक्त हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद है सीनियर वाइस प्रेसिडेंट पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के शेर अफजल मरवत साहब। बहुत बहुत शुक्रिया जी, आपने हमें ज्वाइन किया। सबसे पहले, अभी तक तो हमें यही खबर है कि इमरान खान साहब की किसी से भी मुलाकात आपकी जमात में से नहीं हुई, तो क्या उनके राब्ते इस्टेब्लिशमेंट के साथ हैं? बहुत शुक्रिया। मुलाकात जो है आज भी हमें नहीं दी गई, जबकि हाई कोर्ट की बड़ी क्लियर इंस्ट्रक्शंस हैं। जेल सुपरडेंट जो हैं वो मुबैना तौर पे छुट्टी पर चले गए थे। अब कल की उम्मीद है, लेकिन ये बड़े क्रूशल डेज हैं, क्योंकि हिदायत जो हैं वो इमरान खान साहब से हमें लेनी होती हैं तमाम मामलात पे। कौन सी पार्टी ज्वाइन करनी है, केपी में क्या डिसीजन है, और यहाँ पे मरकज़ में जो है क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए। इन तमाम अहम अमूर पे खान साहब से हमारी मीटिंग आज होनी थी, लेकिन सुपरडेंट का बताया गया कि वो छुट्टी पर हैं और दूसरा कोई अफसर जो है वो मजाज नहीं है, तो यूँ हमारी मुलाकात नहीं हो पाई। अब कल देखते हैं, जबकि हाई कोर्ट का हुक्मनामा मौजूद है जिसमें वो शेड्यूल दिया गया था कि हम हफ्ते में कम से कम 2 बार मिल सकते हैं उनसे, वकला फैमिली अलहदा डेट्स पे। मगर हकीकत यह है कि आपके पास वक्त बहुत कम है, और अगर आपने हुकूमत बनानी है तो आपको फिलफौर कुछ अहम फैसले करने होंगे। आपके पास 92 सीटें हैं नेशनल असम्बली में, आपके आज़ाद अरकान हैं, आप तो वकील भी हैं, तो फिर क्यों नहीं आप कोशिश कर रहे वहाँ पे हुकूमत बनाने की, जिस तरह के आप खैबर पख्तूनख्वा में कर रहे हैं? हमारे पास 185 सीटें हैं नेशनल असम्बली की, आपकी मैं तस्हीह कर दूँ। सर, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से जो है, उनकी तरफ से जो हमारे पास इंफॉर्मेशन दी गई है वो यही है कि इस वक्त जो पीटीआई बैक्ड कैंडिडेट्स हैं उनकी 92 सीट्स। नहीं, इलेक्शन कमीशन तो एक फरीक है ना। मैं आपको जो हकीकत है और जो फार्म 85 की बुनियाद पे जो रिज़ल्ट्स पाकिस्तान भर में पीटीआई ने क्लीन स्वीप किया है, 2/3 से भी बहुत ज़्यादा मेजॉरिटी मिली है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को तमाम सूबों में। मरकज़ पे MQM को 17 सीटें जो दी गई वो सारी हमारी हैं। नवाज़ लीग सिर्फ 21 हल्कों पे जीती हैं, बाकी सारी सीटें हमारी हैं। इस तरह पीपल पार्टी जो है वो सिंध में हमसे 40+ सीटें चोरी कर गई हैं। पंजाब में 112+ सीटें जो हैं वो पंजाब असम्बली के नून हमसे चोरी कर गई है। और ये सब अब कहते हैं हम हुकूमत बना रहे हैं। आर्टिफिशियल हुकूमत जो है, इसका खमियाजा जो है भुगतना पड़ेगा पाकिस्तान को। आज जो पहला रिज़ल्ट आया है, जब फर्स्ट वर्किंग डे पे स्टॉक एक्सचेंज ने जो है रिएक्ट किया, 1878 पॉइंट एक रिकॉर्ड फॉल है जो स्टॉक एक्सचेंज। मगर कता कलामी माफ शेर अफजल मरवत साहब, अभी एज थिंग स्टैंड वो तो आपके मामलात ट्राइब्यूनल्स में जाएंगे, अदालतों में जाएंगे, और आपको पता है कि कासिम सूरी साहब भी स्टे के ऊपर बैठे हुए थे, डिप्टी स्पीकर जब थे, तो इन मामलात को, आप तो खुद वकील हैं, आपको पता है कितना वक्त लगता है। मगर एज थिंग स्टैंड टुडे अभी भी आपके पास सीटें काफ़ी हैं। अब सवाल ये है कि आप अपनी पार्टी को यकजा कैसे रखेंगे, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। चूँकि इस वक्त जो वसीम कादिर साहब हैं, जो जनरल सेक्रेटरी लाहौर रह चुके हैं, वो भी चले गए हैं, उन्होंने भी तब्दील कर दी है अपनी लॉयल्टीज़। तो आप अपनी जो इंडिपेंडेंट कारकुन हैं, नुमाइंदे हैं, उनको आप कैसे यकजा करेंगे? कि वसीम कादर की मिसाल जो है वो
आपने तस्वीर देखी होगी, मरियम नवाज़ के साथ पे खड़े थे और यही मरियम नवाज़ वोट को इज़्ज़त दो के नारे बुलंद करती आई हैं, यही इज़्ज़त इन्होंने दी है। क्या फीलिंग इनकी होगी उस वक़्त जब एक गंदे अंडे को, एक लोटे को अपने साथ खड़ा कर रही हैं और कौम को क्या पैगाम दे रही है कि मैं वोट को क्या इज़्ज़त दे रही हूँ। दूसरी बात यह है, मगर मेरा सवाल आपसे ये है कि आप अपनी पार्टी को यकजा कैसे रखेंगे, ये एक अहम सवाल है, क्योंकि अगर आप इस पार्टी को यकजा रख पाएंगे तभी आप अपनी अक्सरियत बरकरार रख सकेंगे नेशनल असेंबली में। पार्टी, आपकी स्ट्रैटेजी क्या है? जी, स्ट्रैटेजी हमारी यही है कि हम तमाम जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उनके साथ हम राब्ते में। आज मैं आपको इन्फॉर्म कर दूं, चारसदा में एक आज़ाद जो पास हुए मेंबर प्रोविंशियल असेंबली इफ्तिखारुल्लाह, उन्होंने, मैं गया वहाँ पे, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और उन्होंने पीटीआई में शमूलियत का ऐलान किया। हम तमाम सूबाई और कौमी असम्बली के अरकान से राब्ते में हैं। पार्टी जो है बिखरी नहीं है, पार्टी मुतहिद हुई है। इन सख्त लम्हात और अवकात ने हमें यूनिटी दी है। अच्छा, तो फिर क्या आप इंट्रा पार्टी इलेक्शंस कराएंगे? चूँकि अगर आपने पीटीआई जमात के तौर पे नेशनल असेंबली में, कौमी असेंबली में आपने रिकग्नाइज होना है, तो आपको क्या ये इंट्रा पार्टी इलेक्शंस नहीं करवाने पड़ेंगे? मेरा ख्याल है इंट्रा पार्टी इलेक्शन के लिए तो अभी वक्त है। फिल वक्त तो हमें रिज़र्व सीटें बचाने के लिए 2-3 पार्टियों में से किसी एक पार्टी में शमूलियत करनी होगी। तो आपका यही लाए अमल होगा कि आप एक पार्टी के अंदर शमूलियत इख्तियार कर लेंगे ताकि आपको रिजर्व सीट्स मिल जाएं? जी हाँ, एक भी हो सकती है, एक से ज़्यादा भी हो सकती है। अच्छा, तो एक भी हो सकती है, एक से ज़्यादा भी हो सकती है। तो क्या आपका झुकाव जमात इस्लामी की तरफ है? क्योंकि जमात इस्लामी की अभी तक तो कोई सीट नहीं है। देखिए, इस पे कौमी असेंबली में मेरे झुकाव से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। फैसला खान साहब ने करना है और खान साहब से जब मुलाकात होगी तो हमें। मगर आपको अंदाज़ा तो होगा कि आप कौन सी जमात के साथ जा सकते हैं। देखिए, ये कौन आपको काबिल कबूल है, कौन सी जमातें आपको काबिल कबूल है, ऐसे सवाल ले लें। देखिए, पहले भी एक बैट्समैन के निशान से एक पार्टी के साथ हमने इल्हाक किया था और जिसका खमियाजा में भुगतना पड़ा क्योंकि निशान भी चला गया। अब ये खान साहब की सवाबदीद है, खान साहब जिस पे भी हाथ रखेंगे वही हमारी पार्टी होगी। शेर अफजल मरवत साहब, ये बताइए कि आपने कहा कि एक से ज़्यादा जमात के अंदर आज़ाद अरकान पीटीआई के शामिल हो सकते हैं कौमी असेंबली में। उसके अंदर जमात इस्लामी एक जमात सामने आती है और MWM के जो सरबराह हैं वो इमरान खान साहब से मिले भी हैं जेल के अंदर। तो क्या आप इसको एक ऑप्शन के तौर पे देख रहे हैं और कोई इस हवाले से इमरान खान साहब का कोई फैसला सामने आया है, कोई गौर फिक्र हो रहा है इस हवाले से? MWM के साथ हमारी पहले से इलेक्टोरल अलायंस था और हमारी अंडरस्टैंडिंग पहले से है, लेकिन जिस तरह मैंने गुजारिश की कि ये फैसला खान साहब ने खुद करना है कि कौन सी पार्टियाँ, 4-5 पार्टियों की साथ गुफ्तगू शुनियत हुई है, एक ऑप्शन नहीं है, हमारे साथ 4-5 ऑप्शंस है। तो वो खान साहब ने डिसाइड करना है कि वो किस पार्टी का इंतखाब करते हैं। और खान साहब से अगर आपकी रसाई नहीं है तो फिर आप लोग ये फैसला कैसे करेंगे? आखिरकार आपने वज़ीर आला के हवाले से किसी को तो आपने डिक्लेयर करना है खैबर पख्तूनख्वा में, तो ये फैसला आप कब करेंगे और कैसे होगा अगर खान साहब तक रसाई नहीं है आपके अगर पास? कल खान साहब से मुलाकात हो जाती है तो शायद कल ही ये तमाम फैसले हो जाएं, लेकिन ये कि वज़ीर आला में अभी वक्त है, इसी तरह पार्लियामान में ज्वाइनिंग में भी अभी वक्त है, इतनी अर्जेंसी नहीं है कि कल या परसों तक सारे फैसले करने हैं। अभी जब तक नोटिफिकेशन होते हैं और ये स्टे फैसला होते हैं तब देखा जाएगा। हम अभी ये भी हमारे पास एक ऑप्शन है कि क्यों ना हम खुद ही मरकज़ में अपनी हुकूमत बनाएं, और ये बात भी खारिज इम्कान नहीं है कि हम ही, क्योंकि हम लार्जेस्ट पॉलिटिकल पार्टी उभरे हैं और बहुत सारों की ख्वाहिश भी हैं कि हमारे साथ अलाइंस बनाएं। खान साहब के सामने सारे मामलात रखेंगे, खान साहब डिसाइड फरमाएंगे कि हमने हुकूमत बनानी है या हमने अपोजिशन में बैठना है। अच्छा, शेर अफजल मरवत साहब, आपने जो कहा कि आप लोग हुकूमत भी बना सकते हैं, तो 92 जो अरकान हैं उनके साथ तो आप हुकूमत बना नहीं सकते, तो आपके किन जमातों के साथ बातचीत हुई है पसे पर्दा जिनके साथ आप हुकूमत बनाना पसंद करेंगे? चूँकि जोड़ तोड़ की सियासत रूज पे है, मगर PTI जो है वो किसी जमात से मिल नहीं रही बज़ाहिर। आप शायद भूल रहे हैं कि
केपी में तमाम रिज़र्व सीटें हमारे पास आ रही हैं। पंजाब में 112 सीटों पर डाका डाला है प्रोविंशियल असेंबली पे नवाज़ लीग ने, लेकिन अगर उसको साइड पे भी रखें तो तब भी आधी सीटें रिज़र्व की हमारे पास आ रही है। नहीं, रिजर्व सीट तो आपको तब मिलेगी ना जब आप एक जमात बन के सामने आएंगे, वरना रिजर्व सीट्स आपको कैसे मिलेंगी? आप तो कानून दान भी हैं, इस बात को शायद समझते हो कि इसके लिए आपको कानूनी चाराजोई करनी होगी। इंट्रा पार्टी इलेक्शंस जो अभी तक कलअदम करार दिए गए थे, आपको फिर से करने होंगे। जब हम जिस पार्टी में शमूलियत करेंगे तो वो सारी रिजर्व सीटें उस पार्टी को जाएंगी। नहीं, दूसरी जमातों से आपके अभी तक कोई राब्ते नहीं हुए? राब्ते हमसे हुए हैं, हम खुद मजाज नहीं है, खान साहब के सामने रखेंगे। खान साहब जो फैसला करेंगे, वो अगर डिसाइड करते हैं कि जिन्होंने इलेक्शन रिग किया है वो हुकूमत चला सकते हैं, कर्जे लौटा सकते हैं। आज आपको स्टॉक एक्सचेंज का रिएक्शन भी नज़र आया होगा और आपको ओवरसीज़ पाकिस्तान इसका लाउड और क्लियर मैसेज भी दिखाई दिया होगा। पाकिस्तान को चलाने के लिए कम से कम $28 बिलियन दरकार है नेक्स्ट 6 मंथ्स में, और नेक्स्ट 6 मंथ्स में अगर PMLN के पास कोई स्ट्रेटजी है या ये तमाम इनके जो साथ में PDM जो है मिल के भी कोई वे आउट है तो फिर तो उनको हुकूमत लेनी चाहिए। लेकिन जो भी आर्टिफिशियल अरेंजमेंट है नहीं, मगर मरवत साहब कत्ता कलामी माफ, बात यह है कि इससे पहले अली जफर साहब ने भी हमारे से बात की और उन्होंने बड़े वाजे तौर पे कह दिया कि हम किसी भी सिनेरियो के अंदर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के साथ कोई कोalition नहीं करेंगे। तो फिर बची पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और वही जो है इस वक्त तीसरी बड़ी जमात बन के उभरी है, तो आपके पास फिर कोई चॉइस नहीं रहती इसके अलावा कि आप पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ बातचीत का सिलसिला आगे बढ़े। इसके लिए खान साहब तैयार होंगे? नून तो अली जफर साहब ने जो कहा है वो तो आउट ऑफ इम्कान है, कोई खारिज अज़ इम्कान है। नून के साथ तो कोई बात हुई, उन्होंने तो हमारे और पाकिस्तानी कौम के मैंडेट पे डाका डाला है। हमारे तमाम 112 सीटें कोई कम सीटें नहीं है पंजाब असम्बली में इन्होंने हमसे चोरी की हैं। ठीक, तो फिर पॉसिबिलिटीज किसके साथ हैं? देखिए, पॉसिबिलिटीज ऑप्शंस हैं, बहुत सारी चीज़ें हम तश्तज़बाम नहीं कर सकते हैं, लेकिन कल शायद खान साहब से मुलाकात होगी, फिर हम उनको बताएंगे। लेकिन हम देखें, अगर ये हमें अपोजिशन पे मजबूर कर रहे हैं और ये मैंडेट कौम का चोरी कर रहे हैं तो ये अपना हशर देख लें। 16 माह में इनका क्या हशर हुआ, नताइज से वाज़े हैं। मजीद ये हुकूमत, ये आर्टिफिशियल गवर्नमेंट जो बनेगी, ना इंटरनेशनल कम्युनिटी जो है एक्नॉलेज करेगी, ना फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, ना ओवरसीज पाकिस्तानीज यहाँ पे रिमिटेंसेस भेजेंगे। इट विल बी अ टोटल डिजास्टर। फैसला और आप जी और एहतजाज का फैसला भी आपने ये सुनने में आया है कि आप बाद में करेंगे जब आपकी खान साहब तक रसाई होगी, मगर खान साहब तक कब रसाई होगी इसका अभी तक हमें कुछ मालूम नहीं। मेरा ये सारे जो फैसले हैं इस पे मबनी हैं। मेरा मौकिफ तो यही है, मैंने तो पार्टी में बात कर लें, मैंने तो ये मौकिफ दिया है कि ये जो है डू और डाई वाला मकाम आ गया है, हमें अब एहतजाज करना चाहिए और इस्लामाबाद में धरना देना चाहिए, क्योंकि ये लामतनाई सिलसिला है जबर और ज़ल्म का। हर चीज़ चोरी हो रही है, इंसाफ चोरी हुआ, हक चोरी हुआ, हकूक चोरी हुई है, अब इलेक्शन भी ये चोरी कर रहे हैं। यानी ये तो अब रजिस्ट अगर न किया, हमने प्रोटेस्ट न किया, इसका मतलब तो ये हर ज़ल्म के आगे सर खम करना। मैंने तो ये तजवीज़ दी है कि हमें ओवरऑल मार्च, कंट्री मार्च होनी चाहिए इस्लामाबाद पे और फिर डी चौक में कंट्री वाइड प्रोटेस्ट, कंट्री वाइड प्रोटेस्ट भी हो और ये फैसला होना चाहिए कि या कानून की हुक्मरानी है या तवाइफुल मलूकी है। अगर ये डिसाइड होता है कि भाई कोई कानून नहीं है, तवाइफुल मलूकी है, तो हम समझ जाएंगे। और अगर कोई मुल्क है, कोई सोसाइटी है, कोई तहजीब है, कोई कानून कायदे हैं, तो फिर सामने बात हो जाएगी कि जी ये आपका मैंडेट है, वापस किया जाता है। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब शेर अफजल मरवत साहब हमारे से बात कर रहे थे और कह रहे थे कि उनकी ज़ाती जो एक ओपिनियन है वो यही है कि मुल्क गिर एहतजाज होना चाहिए, इस्लामाबाद के अंदर धरना होना चाहिए और जो मैंडेट वो कहते हैं उनको मिला है वो चोरी नहीं होना चाहिए। मगर एक अहम खबर उन्होंने दी है और वही है, यही है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो शमूलियत इख्तियार करेगी एक जमात के अंदर, चाहे वो MWM हो, उसे यही लग रहा है कि MWM होगी, या वो कहते हैं 2 जमातों के अंदर भी शमूलियत इख्तियार कर सकती है जमात इस्लामी
इस्लामी भी हो सकती है, और उसके नतीजे में उनको जो रिज़र्व नशिस्तें हैं वो जो उनको दरकार हैं वो उनको मिल जाएंगी, और उस तरीके से वो कोशिश करेंगे कि वो हुकूमत बना जाएं। वो किसके साथ हुकूमत बनाएंगे, ये बड़ी दिलचस्प सिचुएशन है। पाकिस्तान में पहली दफ़ा हम देख रहे हैं इस तरह की सिचुएशन, हमने पहले नहीं देखी। आने वाले दिन जो हैं वो और भी दिलचस्प होंगे। नाजरीन, वक्फा लेते, वक्फे के बाद हम आपको दिखाएंगे कि जमात इस्लामी के अमीर सिराजुल हक ने इस्तीफ़ा दे दिया है। जमात इस्लामी की कारकर्दगी काफ़ी ख़राब रही है इन इलेक्शंस के अंदर, और एक तरीके से उसका इतराफ़ करते हुए सिराजुल हक ने इस्तीफ़ा दिया है। इस हवाले से हम बात करेंगे जमात इस्लामी से वक्फे के बाद। वेलकम बैक नाजरीन। आज की एक बड़ी खबर यह है कि सिराजुल हक साहब बतौर जमात इस्लामी के अमीर अपने ओहदे से मुस्ताफ़ी हो गए हैं, और वो इसलिए मुस्ताफ़ी हुए हैं क्योंकि जमात इस्लामी की कारकर्दगी इन इंतखाबात में खासी कमज़ोर रही। अगर आप पंजाब की तरफ देखें तो उनकी कोई भी सीट जो है वो ले नहीं सके, बलूचिस्तान में भी कोई सीट नहीं ले सके, खैबर पख्तूनख्वा में उन्होंने सिर्फ 3 सीटें हासिल की हैं, और सिंध असम्बली में भी उन्होंने सिर्फ 2 सीटें हासिल की हैं। वफाक की तरफ देखें तो जमात इस्लामी कोई भी सीट हासिल नहीं कर सकी। दूसरी तरफ ये भी खबरें गर्म हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो आज़ाद अरकान हैं वो जमात इस्लामी में शमूलियत इख्तियार कर जाएंगे। इन अफवाहों में क्या हकीकत है, हमने दावत दी है नायब अमीर जमात इस्लामी जनाब लियाकत बलोच साहब को। बहुत बहुत शुक्रिया लियाकत बलोच साहब, आपने हमें ज्वाइन किया। अब सवाल ये है कि सबसे पहले हम अगर इस्तीफ़े की बात करें जो सिराजुल हक साहब ने आज दे दिया है, उसकी क्या वजह है? चूँकि माजी में जब जमात इस्लामी की कारकर्दगी बुरी रही तो ख़ुद जो काजी हुसैन अहमद साहब थे उन्होंने 93 में इस्तीफ़ा दिया, फिर 2013 में मुनव्वर हसन साहब ने दिया, मगर शूरा ने उसको कबूल नहीं किया। तो इस बार क्या होगा? इस्लामी का जो मनसब का या इमारत का इंतखाब है वो तो अपने प्रोसेस के मुताबिक चल रहा है, और 31 मार्च तक वो मुकम्मल हो जाएगा। अब ज़ाहिर है वो अमीर जमात हैं, उन्होंने अपनी तमाम चीज़ों को देख कर एक इस्तीफ़ा दिया है, लेकिन हफ्ते को जमात इस्लामी पाकिस्तान की मरकज़ी मजलिस शूरा का इजलास भी बुला लिया गया है, उसमें भी हम गौर करेंगे। और मैं समझता हूँ कि ठीक है, उनका अपना हक था, अख्तियार था, दस्तूर के मुताबिक उन्होंने इस्तेमाल कर लिया, लेकिन इंशाअल्लाह शूरा में इन सारी चीज़ों पे गौर किया जाएगा। बाकी जमात इस्लामी में दीगर जमातों की तरह कोई सिंगल हैंडेडली कोई एक पर्सनैलिटी की उसमें इन्वॉल्वमेंट नहीं होती। एक इज्तिमाई फैसले होते हैं, पॉलिसी साजी होती है, कलेक्टिव पूरी एक मेहनत होती है, और जिस पे अल्हम्दुलिल्लाह हम मुतमिन है कि जमात इस्लामी के कारकुनान ने, खवातीन ने बेपनाह मेहनत की है, और हमें मालूम था कि भी हमारे नताइज क्या होंगे, लेकिन इस सब कुछ चीज़ों के बावजूद हमने जहाँ पेशानी से काम किया है, और ये एक बड़ी मजबूत बेस बनी है। लियाकत बलोच साहब, आपने कोई अजाला किया है कि जमात इस्लामी की कारकर्दगी मुसलसल जो है वो ख़राब ही होती चली जा रही है? 2002 से लेके अब तक 2024 तक जमात इस्लामी की सीटें कम होती चली जा रही हैं, चाहे वो सूबों में हों चाहे वफाक में हों। कोई अजाला जमात इस्लामी ने इस हवाले से किया है कि ऐसा क्यों हो रहा है? मैं अजाला तो ज़ाहिर है हमने अपनी पॉलिसी और हिकमत अमली पे गौर किया, उसी के मुताबिक फैसला किया है, लेकिन हमें मालूम है कि भी इस वक्त सियासत के महाज पे एक बहुत ही जहरीली पोलराइजेशन है, कौम की तकसीम है, धड़ों में तकसीम कर दिया है, और किसी मेरिट पे, असूल पे या किसी कारकर्दगी पे तो चॉइस नहीं है। यहाँ लोग सारी जमातें हुकूमतों में रही हैं, और ना कोई अपने मंशूर का बताता है और ना कोई अपना कारकर्दगी बताता है, बस एक जोश और जज्बा है, एक पोलराइजेशन है जिसकी बुनियाद पर कौम को तकसीम किया है, और हम इसी जद्दोजहद में हैं कि इंशाअल्लाह कौम को इस तकसीम से भी निकालेंगे, कौमी वादत और यकजहती पे भी इकट्ठा करेंगे, और हमें इस चीज पर पुख्ता यकीन है कि आइन की हिफाजत और जमहूरियत की पायदार नफाज के लिए जमात इस्लामी ही पाकिस्तान के लिए जरूरत है, और इंशाअल्लाह जमात इस्लामी ही हल बनेगी।
लियाकत बलोच साहब, अभी जो इस वक्त पसे पर्दा मुज़ाकरात भी हो रहे हैं, बल्कि कुछ तो पर्दे के सामने भी मुज़ाकरात हो रहे हैं। अली अमीन गंडापुर साहब जो हैं वो मुज़ाकरात कर रहे हैं जमात इस्लामी के साथ खैबर पख्तूनख्वा में। फिर वफाक में आपकी भी मुलाकात हुई है सलमान अकरम राजा साहब के साथ, वो तो खैर फॉर्म 45 के हवाले से आपकी मुलाकात हुई है। मगर क्या ये कहा जा रहा है, शेर अफजल मरवत साहब हमारे प्रोग्राम में थे और उन्होंने कहा था कि वो इसके ऊपर गौर फिक्र कर रहे हैं कि पीटीआई के जो आज़ाद अरकान हैं वो एक और जमात के अंदर शामिल हो जाएं, ताकि एक तो उनको रिकग्निशन बतौर जमात मिल जाए और दूसरा उनको जो रिजर्व मखसूस नशिस्तें वो भी मिल जाएं। तो क्या जमात इस्लामी इसका खैर मकदम करेगी? आपके अंदर क्या बातचीत हुई है इस हवाले से? नहीं, देखें, मेरे साथ बैरिस्टर गौर साहब की भी, अली अमीन गंडापुर साहब की भी, आजम सवाती साहब की भी, सलमान अकरम साहब भी, राजा जो हैं, और करामत भट्टी साहब, इन सब की मुलाकात फोन पे भी और मुलाकातें भी हुई हैं। और बाकी हम इन चीज़ों पे तबादला ख्याल कर रहे हैं। हमारा बिल्कुल एक असूली मौक़िफ़ है कि भी इस वक्त अवाम ने वोट दिया है, जिसको मैंडेट मिला है उस मैंडेट को तस्लीम किया जाना चाहिए। अगर आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ किसी मुश्किल से दो चार है और उनके पास एक अवामी मैंडेट मौजूद है, और अगर हम फॉर टाइम बीइंग जमहूरियत की कदर के लिए, अवामी मैंडेट के एहतराम के लिए, और इसी तरह जो पीटीआई का वर्कर्स हैं जिसने बड़ी जांफशानी से काम किया है, अगर हम एक इन लार्जर बेस पर कौमी सतह पर एक खिदमत कर सकते हैं, तो इसमें कोई लेना देना हमारे पेश नज़र नहीं है कि इसके नतीजे में हमें कुछ बहुत हासिल हो जाएगा। पीटीआई का मौक़िफ़ पॉलिसी अपनी है और उनसे जो हमारा इख्तलाफ है वो अपनी जगह कायम है, लेकिन एक सियासी बुनियादों पर, जमहूरी बुनियादों पर हमारे पेश नज़र यही है कि अगर किसी सूरत में किसी बहस और किसी तज्जिए और किसी नतीजे में हम किसी सतह पर पहुंचते हैं, तो वो यकीनी तौर पर जमात इसमें अपना रोल अदा करेगी। ठीक, मगर आपने कहा कि रोल अदा करेगी, तो फिर जो मखसूस नशिस्तें हैं वो तो पीटीआई की नहीं होंगी, वो तो फिर आपकी ही मखसूस नशिस्तें जो हैं वो काउंट करेंगी। तो पीटीआई जब आपके सफर ये कोई एकेडमिक सी चीजें हैं। मैंने कहा कि भी हमारे लिए जब हमें मालूम है कि भी हमारा वोट क्या है और हमारी नुमाइंदगी इस वक्त नहीं है, तो हम बहरहाल किसी और की नुमाइंदगी पे तो कोई ढोल नहीं बजाएंगे। एक नहीं तो सर ये क्लियर कर दें, क्योंकि देखिए मफरूजों पे सर बात नहीं होनी चाहिए, क्लैरिटी मैं चाहती हूँ ताकि आपको सब सुन रहे हैं, आप नायब अमीर हैं जमात इस्लामी के। कह रहा हूँ ना कि सवाल ये बनता है कि बात की कोई फाइनल शेप नहीं है, तो मैं उसकी कोई हतमी बात तो नहीं कर सकता, लेकिन अगर हम किसी के साथ नहीं, मगर असूलन क्या मखसूस नशिस्तें आप पीटीआई की लेंगी? गुजारिश ये है कि भी जो कानून, ज़ाब्ता और इलेक्शन कमीशन का ज़ाब्ता कार है उसके मुताबिक ही चीजें तय पाएंगी और एक बामी अंडरस्टैंडिंग से होंगी। कोई जबरदस्ती हम भी नहीं लेना चाहेंगे और ना ही हमारे पेश नज़र ये कोई मफाद है। हमारे पेश नज़र मफाद है कि पाकिस्तान में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आए और पाकिस्तान में ये अदम इस्तेकाम की सूरत हाल खत्म हो, और अवाम यही चाहते हैं कि नेशनल लीडरशिप अपना एक नेशनल करैक्टर शो करे। ठीक, तो इस वक्त आपने कोई हतमी फैसला नहीं किया जमात इस्लामी ने कि क्या आप उनको पीटीआई को? अच्छा ठीक है, ये अहम बात आपने कर दी, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया। अच्छा, बातचीत जो है आपने कहा कि आप उसके अंदर ज़रूर दरवाजे खुले रखेंगे, मगर अभी तक जमात इस्लामी ने कोई हतमी फैसला नहीं किया कि क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से मुंसलिक जो आज़ाद उम्मीदवार हैं उनको अपने सफ़ों में शामिल करेंगे कि नहीं करेंगे। उसके अंदर फिर बड़ा सवाल ये होगा कि मखसूस नशिस्तें जो हैं क्या वो जमात इस्लामी की होंगी, चूँकि बतौर पार्टी तो उन्होंने ही अपने कागजात अंदर जमा किए होंगे। अगर PTI की मखसूस नशिस्तें हों तो फिर वो कैसे होंगी, चूँकि वो तो आज़ाद उम्मीदवार के तौर पे उन्होंने इलेक्शन लड़ा था। यही एक अहम सवाल होगा। नाज़रीन,
नाजरीन, इस खबर के ऊपर हमारी नज़र रहेगी। हम एक वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद हम रुख करते हैं बलूचिस्तान का, चूँकि आज बलूचिस्तान मुकम्मल तौर पर बंद है। जगह जगह वहाँ पे मुजाहरे हो रहे हैं और चाहे कौम परस्त जमातें हों या कि मेन स्ट्रीम जमातें हों, वो सभी सरापा एहतजाज हैं। चूँकि जिस तरह पूरे पाकिस्तान के अंदर जो इलेक्शन है वो मुतनाज़ हुआ है, उसी तरह बलूचिस्तान के अंदर भी बहुत सख्त मुतनाज़ हुआ है। हम आपको बलूचिस्तान के और लेके जाएंगे, अख्तर मेंगल से मुलाकात कराएंगे वक्फे के बाद। वेलकम बैक नाजरीन। आज बलूचिस्तान मुकम्मल तौर पर बंद है। क्वेटा, खुजदार, तुर्बत, कैच, जितने भी इलाके हैं बलूचिस्तान के अंदर, वहाँ पे हड़ताल जारी है। जगह जगह पे मुजाहरे हो रहे हैं और तमाम सियासी जमातें बशमूल PTI, JUIFA, बाप, बलूचिस्तान नेशनल पार्टी सभी सरापा एहतजाज हैं। चूँकि बलूचिस्तान में भी इलेक्शन जो है वो मुतनाज़े हो गए हैं। BNP के सरबराह जनाब अख्तर मेंगल साहब 3 नशिस्तों से इंतखाबात लड़ रहे थे, लेकिन वो सिर्फ खुजदार के हल्के NA 256 से इंतखाब जीत सके हैं। लेकिन NA 261 से 9 फरवरी तक अख्तर मेंगल इलेक्शन जीत रहे थे। ताहम हतमी नतीजे में वो JUIFA के अब्दुल गफूर हैदरी से ये इलेक्शन तकरीबन 4000 वोटों से हार गए हैं। जीतने वाले उम्मीदवार अब्दुल गफूर हैदरी का भी दोबारा इलेक्शन करवाने का मुतालबा है। इस कौमी असम्बली में BNP की सिर्फ 1 नशिस्त है, जबकि पिछली असम्बली में अख्तर मेंगल की जमात की 4 नशिस्तें थी। इस वक्त हमें ज्वाइन किया है BNP के सरबराह जनाब अख्तर मेंगल साहब ने। बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमें वक्त दिया। अख्तर मेंगल साहब, क्या हुआ? आप इलेक्शन जीत रहे थे अब्दुल गफूर हैदरी से और फिर यकदम हमने देखा कि 7 पोलिंग स्टेशन के रिजल्ट आए और आप इलेक्शन हार गए। थैंक यू मुनीजा, मुझे लाइन पे लेने के लिए। मुनीजा, पाकिस्तान में जो अब देख रहा हूँ मैं गुज़िश्ता 2 दिनों से, जिसको मैंने पहले भी कहा था कि ये अजीब इलेक्शन है। अजीब मैंने इसको इसलिए कहा था, और बिलखुसूस आपने देखा होगा पॉलिटिकल पार्टियों की सीटें बढ़ती जा रही हैं। हमारी वाहिद पार्टी है कि हमारी सीटें घटती जा रही हैं। पहले 264 कोयटा की थी, उम्मीद के वहां से हम जीत पाएंगे, और वहां के फॉर्म 45 हमारे पास हैं, जहां जिस कैंडिडेट को जितवाया गया उसने हर पोलिंग से 10 वोट से ज्यादा नहीं लिए। तो तमाम फॉर्म 45 हमारे पास जमा पड़े हुए हैं। और फिर आते हैं हम 261, जो 9 तारीख से जो है ना बाकायदा इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पे भी हमारे नाम पे आई। फॉर्म 47 जो ने हमें दिया, उसमें भी मेरा नाम था। 27,000 के करीब मेरे वोट थे, 25,000 के करीब मौलाना हैदरी साहब के थे। और इलेक्शन के दौरान जोहान इलाका है कलात का, वहां पे तीनों पॉलिटिकल पार्टियों ने, JUI, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और BNP ने, उनके प्रोविंशियल कैंडिडेट्स ने एप्लीकेशन दी थी कि जी यहाँ पर पोलिंग नहीं हो पाई है, तो यहाँ पे रीपोल कराया जाए। तो उसी लेटर को लेटर लिखा है, और डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन कमिश्नर ने ये लेटर लिखा हुआ है, जो मैंने आपको भिजवा दिया, आप स्क्रीन पर उसको दिखा सकते हैं कि यहाँ पर इलेक्शन नहीं हुए तो यहाँ पे इलेक्शन कराए जाए। और हमारे जो MNA हैं वहाँ पे गफूर हैदरी साहब जो भी कंटेस्ट, उन्होंने भी लेटर लिखा हुआ है, वो लेटर भी हमने शेयर किया हुआ है। वो भी कहते हैं कि जी यहाँ पर पोलिंग नहीं हुई है। तो मैं हैरान हूँ, तो फिर रिकाउंटिंग, उन पोलिंगों पे वोटों की रिकाउंटिंग कैसे हो सकती है जहाँ पे पोल वोट हुए ही नहीं है? तो ये वही जादू के करिश्मे जिसको जुलरू एक जमाने में कहा गया था, आजकल तो मॉडर्न जमाना है, कंप्यूटराइज दुनिया हो गई है। तो ये सिर्फ एक हल्के की बात नहीं है, पूरे बलूचिस्तान में जो है ना उन्होंने दम मचाई हुई है। लोगों के नताइज बदल करना, इलेक्शन से पहले, इलेक्शन के दौरान, और इलेक्शन के दौरान लोगों में खौफ तारी करना कि लोग पोलिंग पे ना आए। और वजह यही कि अपने मनपसंद लोगों को जो यहाँ से इलेक्ट कराएं। अगर उनको वाकई इलेक्शन इस तरह, तो वो बैठ के GHQ में बैठ के उनका अनाउंस करते, हम तस्लीम कर लेते, उनको इनकार नहीं करते। और ये ड्रामा करने की जरूरत क्या थी कि लोगों को भी सर्दियों में ख्वार करें, कैंडिडेट्सों को भी ख्वार करें, और ये अखराजात भी करें। एक फरमान वहां से जारी करते थे कि बलूचिस्तान से जो 16 जनरल नशिस्तें हैं या
51 के करीब जो आपकी प्रोविंशियल असेंबली की नशिस्तें हैं वो ऐलान कर देते, हम मान लेते हैं, हम कौन सा इनकार करते हैं। मगर आपकी चीफ इलेक्शन कमीशन से कोई बात हुई है या इलेक्शन कमीशन से कोई बात हुई है? क्योंकि आपने कंप्लेंट तो जरूर की होगी, तो उन्होंने कोई जवाब दिया आपको? हम जब आरओ से या डीआरओ से हम बात कहते हैं वो सिर्फ ये कहते हैं कि आप समझदार हैं, हम समझ जाएं। तो हम भी समझदार हैं, इतना अरसा हमें हो गया सियासत में, तो इतनी समझ हमें भी आ गई कि वो क्यों ये कहना चाहते हैं कि समझ जाएं। अच्छा, तो ये तो बड़ी बात आपने कह दी। अब आपका अगला लाए अमल क्या होगा? जगह जगह बलूचिस्तान में रोड्स बंद हैं, हर सियासी जमात बलूचिस्तान के अंदर सरापा एहतजाज है। क्या आप मुख्तलिफ जो नेशनलिस्ट पार्टीज हैं उनके साथ मिल बैठ के अगला लाए अमल तय करेंगे? क्या आप लोगों की कोई जॉइंट स्ट्रैटेजी होगी? अभी हमारी सेंट्रल कैबिनेट की मीटिंग जारी है। आपके फोन की वजह से मैं अभी थोड़ा वक्फा देके मैं निकला हूँ, उसमें भी हम लाए मिलते हैं। एक तो बलूचिस्तान में हमारी पार्टी पश्तूनख्वा मिली आवाम पार्टी, एचडीपी और नेशनल पार्टी, उन सब ने मिलकर एहतजाज की जो कॉल दी है, जो धरना दिया हुआ है, और कल उन्होंने शटर डाउन की कॉल भी दी हुई है। तो इसी हवाले से मैंने आज मीटिंग कॉल की कि हम इसके अलावा कौन सा लाइमल अपनाएंगे। अब इसके अलावा आप सोचें कि एक क्वेटे की एक सीट है जी, जहाँ पे मेजॉरिटी हजारा हमारी कम्युनिटी की है, वहां से भी अगर कोई बलोच जीत के आता है तो इससे बड़ा जुल्म और ज्यादती क्या हो सकती है। और वो पार्टी जो जमहूरियत पर कहते हैं कि इस मुल्क में जमहूरियत उन्हीं की मरूम है मेहनत है, उस पार्टी से आता है, तो फिर आप समझे कि इस मुल्क की जमहूरियत का क्या हाल होगा। अब क्योंकि आपके पास एक सीट तो आपके पलड़े में आ गई है नेशनल असेंबली में, आपसे राब्ता किया पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने, जो मुख्तलिफ जमातें कोशिश कर रही हैं कि वफाक के अंदर हुकूमत बनाई जाए, और क्या आप उनको वोट डालेंगे हुकूमत साजी में, आप उनका साथ देंगे? अभी तक तो किसी ने मुझसे न राब्ता किया है, ना ही मैंने भी मुनासिब समझा है कि उनसे हम राब्ता रखें। लेकिन उन कुव्वतों को मैं बताना चाहता हूं, अगर ये सीट भी अगर वो ले जाना चाहें तो बड़ी खुशी से इस सीट, ये 2 सीटें, एक प्रोविंशियल की एक नेशनल की, इसको भी ले जाए। कम से कम ये दर्द सर तो हमसे हमारे से खत्म हो जाएगा, तो हम भी समझेंगे कि इस मुल्क के पार्लियामेंट में हमारे लिए कोई गुंजाइश नहीं है। तो ये एहसान भी जो उन्होंने किया है वो अपना एहसान वापस ले लें। अगर मामूली सी गुंजाइश होती तो शायद वो 8 फरवरी को ये नतीजा जो है किसी और के हक में दे देते, जिनकी उन्होंने हतुलवसा कोशिश की। लेकिन मार्जिन यहाँ पे वोटों का इतना ज्यादा है कि उनको यहाँ पे इसका मौका नहीं मिला। लेकिन फिर भी मैं उनको कहता हूँ कि कुछ तरीके इस्तेमाल करें, कोई दफात लगाएं, मुझे डिस्क्वालीफाई करके ये सीट भी ले जाएं तो बेहतर होगा उनके लिए। कम से कम ये तो साबित होगा कि जी बलूचिस्तान से ना कोई कॉम्प्रेस आ सकता है, ना ही कोई मजहबी जमातें यहाँ से जीत सकती हैं। कि जीत सकती हैं तो वो जमातें जीत सकती हैं जो सौदेबाजी में उन्होंने पीएचडी की हुई है। अख्तर मेंगल साहब, जिस जमात की तरफ आप इशारा कर रहे हैं, चाहे वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हो, चाहे वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून हो, चाहे वो बाप पार्टी हो, उनके साथ आपने माजी में हुकूमत बनाई तो है। अब सवाल ये उठता है कि आगे बढ़ते हुए जो एक फॉर्मूला बताया जा रहा है कि जी 2.5 साल एक गवर्नमेंट रहेगी, फिर 2.5 साल दूसरी रहेगी, इसके ऊपर अभी कोई हतमी फैसला तो नहीं हुआ, मगर ये डिस्कशन ज़रूर जारी है। आप कहाँ तक देखते हैं, और क्या नेशनलिस्ट पार्टी, आपने कहा सही कहा आपने, कॉम्परस पार्टीज़ का बिल्कुल एक तरीके से सफाया हो गया बलूचिस्तान में, कितना मुश्किल होगा यकजा रखना बलूचिस्तान के जो एक सेंटिमेंट्स हैं उस हवाले से, और फिर ये जो हुकूमत वफाक में बनी है इसकी लॉन्जेविटी आप क्या देखते हैं? देखिए, ये उन कुव्वतों पे डिपेंड कर रहा है कि वो बलूचिस्तान को किस तरफ ले जाना चाहते हैं। होना तो ये चाहिए था जो बलूचिस्तान के साथ आज तक जुल्म ज़्यादती है, और मैं नहीं समझता कि चंद सीटें हमें जितवा के या किसी और को जितवाने से वो जख्म जो है ना वो भर पाएंगे। वो बलूचिस्तान के जख्म इतने गहरे हो चुके हैं, वो मेरे ख्याल में पूरी, अगर पार्लियामेंट, पाकिस्तान की पार्लियामेंट भी बलूचिस्तान को दी जाए तो वो भर नहीं पाएंगे।
लेकिन सोचने की बात यह है कि वो कुव्वतें क्या बलूचिस्तान के मसले को हल की तरफ ले जा रहे हैं या उसको मजीद उलझने की तरफ ले जा रहे हैं। वो लोग जो आपकी पार्लिमानी सियासत या आपके आइन के तहत वो उस सियासत में हिस्सादार हैं, जब आप उनको मायूसी की तरफ ले जाएंगे, जो बाहर बैठे हुए हैं, जो पहाड़ों पर बैठे हुए हैं, उनके लिए आप क्या मैसेज उनको क्या मैसेज दे रहे हैं, जो बिल्कुल आपसे बात करने के लिए भी तैयार नहीं है। जो जिस फार्मूला आपने दिया हुआ है, मुझे नहीं लगता ये दोनों पार्टियां या तीनों पार्टियां या जितनी भी पार्टियां वफाक में वो इस तरह के फार्मूले पर बैठेंगी। अगर बैठ भी गई, मुझे नहीं लगता कि ये ड्रामा जो है बहुत अरसे तक चल पाएगा, क्योंकि हम 1.5 साल में जब पीडीएम की जब हुकूमत थी उसमें भी रोजाना आपने देखा ना था, देखते होंगे, कभी हम नाराज होते तो कभी एमक्यूएम नाराज होती थी, कभी पीपल्स पार्टी नाराज होती थी, कभी जेयूआई, और बड़ी मुश्किल से उस 1.5 साल को चलाया गया। और ये मैक्सिमम मैं समझता हूँ अगर इस तरह की हुकूमत बनी भी तो 1 साल से ज्यादा नहीं चल सकेगी। हाँ, ये हो कि जी इस वक्त जिसकी भी मेजोरिटी है, चाहे वो उसको उनको उस पार्टी का सिंबल नहीं दिया गया है, पहले मौका उनको दिया जाए। अगर हम वाकई हम वोट को इज्जत देना चाहते हैं या वाकई हम जमहूरियत के अलमबरदार हैं, तो जमहूरियत की अलमबरदारी की लाज रखते हुए और वोट की लाज रखते हुए हम उनको मौका दें जिनकी एक्सपीरियंस है। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब अख्तर मेंगल साहब, आपने हमें ज्वाइन किया। मुझे पता है कि आज वक्त की किल्लत थी आपके लिए, बहुत अहम मीटिंग्स हैं, बहुत अहम आपने फैसले करने, आपने हमें वक्त दिया। तो नाजरीन, अख्तर मेंगल साहब जो एक कौम परस्त जमात को और अहम कौम परस्त जमात को लीड करते हैं, आज तर्जुमानी कर रहे थे तमाम कौम परस्तों की जो ये आज मायूस जो है अपने आप को महसूस कर रहे हैं। और उनका ये कहना है कि अगर आपने वोट चोरी किया है बलूचिस्तान से तो फिर आप उनको कैसे रजामंद करेंगे जो पहाड़ों में चले गए हैं, कि आपको कौमी धारे के अंदर आना होगा। ये लम्हा फिक्रिया है ना सिर्फ बलूचिस्तान के लिए बल्कि पूरे पाकिस्तान के लिए, इसलिए चूंकि इस वक्त बलूचिस्तान के अंदर जो ग्रीवेंसेस हैं, जो उनकी जो चोट है, उनके जो जख्म हैं, वो बहुत ही गहरे हैं। और ये अच्छा होता कि उनकी मैंडेट को तस्लीम किया जाता, जो जीता है उसकी जीत को मान लिया जाता और बलूचिस्तान के ऊपर मरहम रखा जाता, ना कि जो इलेक्शन है उस हवाले से मैनिपुलेशन की जाती जिस तरह के अब ये इल्ज़ामात लग रहे हैं कि हुई है। उम्मीद करते हैं कि हमारे हुक्मरान जो हैं वो लोगों की जख्मों के ऊपर मरहम रखेंगे, ना कि इन हालात के ज़रिए जो है और मज़ीद चीज़ों को उलझाएंगे। मुनीज़ जहांगीर को आज के लिए इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।